कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आप पहुंचे हैं, हाँ बहुत दिन बाद लाइव दर्शन हुए। चलिए अब हमेशा आता रहूंगा, निश्चिंत रहिएगा। मित्रों, हम लोग आ गए हैं प्रयोगवाद पर। आपको खुशी हो रही होगी निश्चित रूप से कि हमने भारतेंदु युग से शुरुआत की। मित्रों, भारतेंदु युग के बाद में जो युग आता है वो आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद में हमने छायावाद की बात करी। जो छायावादोत्तर और जो छायावाद के समानांतर जो तीन धाराएं चल रही थी उसकी हमने बात की। आरबीएसडी में 1 जुलाई से ये जो भी यूनिट बचा हुआ है वो करवा दूंगा, आप बीच में कोई प्रश्न नहीं करेंगे। द्विवेदी युग के बाद में छायावाद आया, फिर छायावाद के समानांतर काव्य धाराएं चलती रही। 1936 से 43 तक का जो काल था उसको हमने प्रगतिवाद के नाम से जाना। और प्रगतिवाद के बाद में जो बड़ी साहित्यिक धारा आती है 1943 से लेकर के 1952 तक की जो धारा है उस धारा का नाम हम प्रयोगवाद देते हैं। मित्रों, हमें यह समझना होगा, हमें यह जानना होगा कि आखिर ये धाराएं बदली कैसे, वो कौन से कारण थे। कोई भी जो काव्य धारा जो है वो पुरातन काव्य धारा जो है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। चाहे आप किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी हिंदी विषय को लेकर के, ये बड़ा महत्वपूर्ण व्याख्यान होने वाला है। कोई भी काव्य धारा जो है वह जो पुरातन काव्य धारा है उस काव्य धारा का के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। हमें यह समझना होगा कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग जो था इसमें क्या थी बोलो? इतिवृत्तात्मकता थी। क्या थी? इतिवृत्तात्मकता थी, अभिधात्मक शैली थी और सपाट बयानी थी। क्या थी? सपाट बयानी थी। यहां पर कलात्मक दृष्टि से ध्यान रखिएगा, इन दोनों युगों में कलात्मक दृष्टि से कविता का जो मूल्य था, कविता का जो मूल्य जो था वह मूल्य जो है वो उच्च नहीं था, उच्च नहीं था। यह आपको ध्यान रखना है। यद्यपि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग ये हिंदी साहित्य के एक तरह से यूं कहूंगा कि प्राणवान नक्षत्र के समान है दोनों युग, जिसमें मैं कह रहा हूं कलात्मक दृष्टि से कविता का मूल्य उच्च भले नहीं हो, लेकिन वैचारिक दृष्टि से, राष्ट्रीयता की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, और कविता जो है वो समाज में जो कल्याण कर उसकी दृष्टि है, उसकी दृष्टि से ये उच्च कविता थी। मित्रों, उसके बाद में जो है हम जानते हैं कि इसमें कलात्मकता का अभाव था, इतिवृत्तात्मकता थी, सपाट बयानी थी। और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो था, इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप मानी ये दोनों युग जो थे इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो छायावाद का उद्भव होता है। यहां पर छायावाद का उद्भव होता है। छायावाद का उद्भव होता है जिसमें कविता का सौंदर्य बढ़ा, कविता का सौंदर्य बढ़ा, कविता जो है बिल्कुल सरस भावों की ग्राहिणी बनी। और यहां की जो कविता थी उसमें लाक्षणिकता हमें देखने को मिलती है, और लाक्षणिकता के साथ साथ में ध्वन्यात्मकता, रहस्यात्मकता इस कालखंड की कविता में हमें देखने को मिलती है। और यही कारण है कि छायावाद की जो कविता है वो साहित्यिक प्रतिमानों की दृष्टि से, साहित्यिक प्रतिमानों की दृष्टि से जो छायावाद की कविता है
साहित्यिक प्रतिमानों की दृष्टि से छायावाद की कविता मील का पत्थर है। छायावाद की कविता जो है एक तरह से उच्च प्रतिमान है। कविता जो है छायावाद की कविता मील का पत्थर है, मील का पत्थर है एक कलात्मक मूल्यों की दृष्टि से। यदि हम बात करें मित्रों, अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये युग कैसे बदलते हैं। प्रिय साथियों, भारतेंदु युग में क्या था? इतिवृत्तात्मकता थी, सपाट बयानी थी, कविता का कलात्मक मूल्य नहीं था, गुणात्मक मूल्य जरूर था समाज की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से। और यह कविता, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो छायावाद का उद्भव होता है। और ये छायावाद जो है उसमें हम देखते हैं कि छायावाद की जो कविता है उसमें कविता का जो सौंदर्य जो है, कलात्मक सौंदर्य बढ़ गया, कविता में लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता आई और कविता साहित्यिक प्रतिमानों की दृष्टि से छायावाद की जो कविता है वो मील का पत्थर साबित होती है। और जब यहां पर छायावादी जो कविता थी, ये छायावादी कविता में जब लाक्षणिकता बढ़ गई, लाक्षणिकता जो है वो बढ़ गई, लाक्षणिकता या ध्वन्यात्मकता जिसको बोलते हैं, ध्वन्यात्मकता बढ़ गई, वायवीयता का प्रचलन बढ़ा। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इस काल की जो कविता थी उसमें वायवीयता जो है वो बढ़ गई थी। अमूर्त चिंतन होने लगा। छायावाद की जो कविता है उसमें अमूर्त चिंतन होने लगा। जात से अजात के प्रति रहस्यात्मक भावना आप जानते हैं, अमूर्त चिंतन होने लगा। एवं कवि जो है, कवि कल्पना की उड़ान भरने लगा। कवि जो है वो कल्पना की उड़ान में कहीं खो गया, खो गया। और ऐसे में छायावाद की जो कविता थी उसका भी पतन होना था। और इस छायावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप, ये जो छायावाद जो था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है हम जानते हैं कि प्रगतिवाद का उदय हुआ। प्रिय मित्रों, प्रगतिवाद का उदय हुआ जो कि मार्क्सवाद जिसे हम साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद और मार्क्सवाद क्या उदाहरण है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जो कि मार्क्सवाद साम्यवाद से प्रभावित था और दलित और शोषित वर्ग के पीड़ाबोध को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा था। कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा था। ये बातें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये जो प्रगतिवाद जो था, प्रगतिवाद किसी एक विचारधारा में आबद्ध होने के कारण, बंधा होने के कारण ये कट्टरवाद का समर्थक बन गया। इसमें कट्टरता आ गई, होने के कारण कट्टरता आ गई, यूं कहूंगा यांत्रिकता आ गई। एक जो है यूं कहूंगा कि जो रूढ़ी जो थी, जो है रूढ़ियों में जकड़ गया। कौन? प्रगतिवाद रूढ़ियों में जकड़ गया। और ध्यान दीजिएगा, काव्य की इसी प्रवृत्ति या इस बदलती हुई जो भाव भूमि जो थी, इस भाव भूमि में इसी प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में प्रयोगवाद का उद्भव होता है, प्रयोगवाद का उदय होता है। यह भूमिका आपको समझनी जरूरी है
यदि आपसे कोई पूछे कि हम प्रयोगवाद तक पहुंचे कैसे हैं, तो यहां पर आपको यह समझना होगा। वापस एक बार देखिएगा, रिवीजन करते हैं प्रिय मित्रों। भारतेंदु युग से आधुनिक काल की शुरुआत होती है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग जो था उसमें क्या थी? इतिवृत्तात्मकता थी, सपाट बयानी थी, कविता का कलात्मक मूल्यों की दृष्टि से उसका मूल्य कम था, और इसी के कारण जो है, इसी की प्रतिक्रिया में किसका उद्भव हुआ? छायावाद का उद्भव हुआ। कलात्मक सौंदर्य यहां पर बढ़ गया, काव्य में सरसता आ गई, लाक्षणिकता ध्वन्यात्मकता की दृष्टि से यह काव्य जो है बड़ा उच्च है, और इसीलिए छायावाद की जो कविता है वो साहित्यिक प्रतिमानों की दृष्टि से छायावाद की कविता को हिंदी आधुनिक काल में हम मील का पत्थर मानते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? छायावादी कविता में जब यही लाक्षणिकता जो कि छायावाद की विशेषता थी, जो कि एक प्रवृत्ति थी, यही ध्वन्यात्मकता, यही रहस्यात्मकता जब बहुत बढ़ गई, मानी कविता जो थी उसमें वायव्यता आ गई, और कवि अमूर्त चिंतन के पीछे पागल हो गया, कल्पनाओं की उड़ान में कहीं खो गया। ऐसे में सामान्य जन जो थे उसके लिए यह कविता जो थी, छायावाद की कविता, दुरूह हो गई। और ऐसे में क्या हुआ कि इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो मार्क्स जो है प्रगतिवाद का उदय हुआ। और प्रगतिवाद साथियों मार्क्सवाद और साम्यवाद को लेकर के चलता है, और दलित और शोषित वर्ग का जो पीड़ा बोध जो था वो प्रगतिवादी कवि अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा था। और प्रगतिवाद जो है वो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो प्रगतिवाद भी किसी एक विचारधारा में आबद्ध, वो आकंठ डूबा हुआ था। वहां पर केवल मार्क्सवाद की बात हो रही थी, यांत्रिकता का मोह हो गया। यथार्थवाद तो वहां पर था, समाजवाद की बात वहां पर हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें यांत्रिकता आ गई, वो रूढ़ियों में जकड़ गया। और इसी प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हम प्रयोगवाद का उदय मानते हैं। हालांकि प्रयोगवाद का उदय का जो दूसरा कारण है उसको भी हम जानेंगे। जैसे प्रगतिवाद का उदय का कारण मैंने आपको बताया था, वैसे हम बात करेंगे प्रयोगवाद का उदय जो है वो कहां से माना जाता है। लेकिन हमारे नलिन विलोचन शर्मा, नामवर सिंह, नगेंद्र जी, ये सारे के सारे जो है वो ये कहते हैं कि प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में ही जो है प्रयोगवाद का उदय हमें मानना चाहिए। यहां पर मैं थोड़ी सी आपको एक बात यह भी बताऊंगा प्रिय मित्रों, प्रगतिवाद प्रयोगवाद जो है वो यूं कहूंगा कि छायावाद एवं प्रगतिवाद, छायावाद एवं प्रगतिवाद दोनों की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है। दोनों की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ है हम बात करेंगे। छायावाद में जहां पर अतिशय भावुकता थी, प्रगतिवाद में जहां पर प्रगतिवाद में जहां यथार्थवाद था, मेरी बात को ध्यान से सुनना। छायावाद में जहां अतिशय भावुकता थी, प्रगतिवाद में जहां यथार्थता थी, वहीं उन दोनों तत्वों के बीच को लेकर के और प्रयोगवाद कहीं ना कहीं आगे चलता हुआ हमें दिखाई देता है। और यही कारण है कि प्रयोगवाद जो है वो अति बौद्धिकता का युग बन जाता है। प्रयोगवाद की विशेषता क्या है? यहां पर क्या है बोलो? अति बौद्धिकता है। मित्रों यहां पर अति यथार्थवाद है। यथार्थवाद जो है उससे भी अति यथार्थवाद है। यहां पर अहम जो है, अहम में निमग्न, अहम में डूबा हुआ व्यक्तिवाद भी दिखाई देता है। यह व्यक्तिवाद हमें कहीं ना कहीं छायावाद में भी दिखाई देता है, लेकिन वो सरलता में है। और यहां अहमनिष्ठ, यहां पर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद है। क्या है? अहम जो प्रयोगवाद की जो कविता है उसमें जो है ये इसकी विशेषता है, अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद है। मानी वैयक्तिकता का आरोप इस पे लगता है। अहमनिष्ठ वैयक्तिकता यहां पर देखने को मिलती है। व्यक्ति को प्रधान जो है ये मान रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रयोगवाद का जो साहित्यकार हैं वो सारा का सारा व्यक्ति को केंद्र में रख करके चल रहा है। और इसका कारण ये था कि प्रयोगवाद में जो तार सप्तक जो प्रकाशित होते हैं, आप सब जानते हैं, 1943 में पहला तार सप्तक, 1951 में दूसरा, 1959 में तीसरा, और 1979 जो है उसमें चौथा तार सप्तक। ये 7 सरगम है, सा रे गा मा पा धा नी सा। जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं, वैसे ही अध्यय ने
हालांकि आरंभिक तीनों का संपादन तो उन्होंने किया था। चौथा जो तार सप्तक जो था उसका नामवर सिंह जी संपादक रहे हैं, आप सब साथी जानते हैं। और इन 7 सरगमों को लेकर के 7 स्वर जैसे संगीत में होते हैं, वैसे ही 7 भिन्न भिन्न विचारधारा वाले लोगों को लेकर के कविता की दृष्टि से जिनकी नजर में एक मूल्य था, ऐसे 4 जो हैं सप्तक ही बनाए। और इसमें हम देखते हैं कि वैयक्तिकता जो है वो इसमें हावी है, अर्थात अहमनिष्ठ वैयक्तिकता इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि मध्यम वर्ग से सारे के सारे कवि आते हैं जो उन्होंने निज के जीवन में भोगा, जो उन्होंने अपने जीवन में देखा, उसी भावों की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद के काव्य में हमें देखने को मिलती है। और जहां पर ध्यान रखना, जहां पर अति वैयक्तिकता होगी, वहां पर क्षणवाद आएगा। और यह क्षणवाद जो है, क्षणवाद क्या है? कोई भी व्यक्ति जो है, क्षणवाद का मतलब यह है कि उसी वर्तमान के क्षण को भोगना चाहता है, अतीत में नहीं जाना चाहता, भविष्य की बात नहीं करता, केवल क्षणवाद, अर्थात यही क्षण जो है वो सच्चा है। और यह प्रयोगवाद की विशेषता रही। जब व्यक्ति केंद्र में होगा तो व्यक्ति क्षण को महत्व देगा, और क्षण को महत्व देगा तो उसके मन में उन्मुक्त भोग वासना की जो है भोग विलास आएगा, भोग वासना की इच्छा होगी। और आप लोग देखेंगे प्रयोगवादी जो कविता है उसमें उन्मुक्त काम श्रृंगार यौनिकता को एक नए सिरे से, नए ढंग से परोसा गया। उन्मुक्त भोग वासना जो है इस प्रयोगवाद की विशेषता है। साथियों, आगे चलकर के हम इसमें देखेंगे कि प्रयोगवाद क्या है, ये यथा समय में आपको बताऊंगा। लेकिन प्रयोगवाद का मतलब क्या है? प्रयोग का अर्थ समझ रहे हैं एक्सपेरिमेंट। जो न्यू सिग्नेचर आंदोलन जो था ब्रिटेन का, इंग्लैंड में जो हुआ था, उससे यह प्रभावित हुआ। और ये कैसा प्रयोग था? नए प्रतीक थे, नए भाव थे, नए भावबोध थे, नए प्रतीक थे, कविता के नए रूप थे, भाषा का नया रूप था। हर दृष्टि से प्रयोगवादी कवि जो है वो प्रयोग करना चाहता है, यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात वो जो है नवीन प्रयोग इस कालखंड की विशेषता है, चाहे वो भाषा को लेकर के हो, चाहे वो भावों को लेकर के हो, चाहे वो प्रतीकों को लेकर के हो। प्रतीक भी नए हैं जो आपको छायावाद में नहीं मिलेंगे, जो आपको प्रगतिवाद में नहीं मिलेंगे, वो आपको प्रयोगवाद में मिलेंगे। और इसी प्रकार यह सबसे बड़ी बात है कि किसी एक विशेष वाद और विचारों का विरोधी है, ये वाद और विचारों का विरोधी है। और इस बात को यदि हमें समझना है तो हमें जाना चाहिए 1951 में जब दूसरा तार सप्तक जो है, ये अशोक गोयल, अभी इस पे बात मत करो, अजय नाम किसने दिया, जब अजय पढ़ूंगा तब बात करेंगे। मैं कुछ बात कह रहा था, ये वाद विचारों का विरोधी कालखंड रहा है। ये किसी एक वाद में बंद करके कविता रचना नहीं करना चाहते। हालांकि यह भी सत्य है, यदि कोई आपसे पूछ ले कि प्रयोगवाद की आधारशिला क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि मनोविश्लेषणवाद। जो फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है उस पर यह आधारित है। जैसे छायावाद जो है वो गांधी दर्शन को लेकर के प्रवृत्त हुआ, जिस प्रकार से प्रगतिवाद मार्क्सवाद को लेकर के जो है आगे चला है, उसी प्रकार से प्रयोगवाद जो है उसकी एक विचारधारा जो है वो फ्राइड को हम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी वो वाद और विचारों का जो है वो विरोधी है। तार सप्तक क्या होता है बताना सर जी? रंजीत दान, आगे हम बात करेंगे। तार सप्तक का मतलब है, सप्तक मानी 7, जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसी प्रकार से सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अजय ने 7 कवियों को लेकर के और जो है चार तार सप्तक जो है वो प्रकाशित हुए थे। यही प्रयोगवाद है। आगे हम इसके बारे में बहुत विस्तार से जो है वो बात करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। राहुल मीना प्लीज बताइएगा। और चलो, पहले मुझे लगता है कि इनको पढ़ना चाहिए, आप लोग बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। चलिएगा, अब यहां पर ये किसने दिया, क्या दिया, ये मुझे लगता है कि अभी आपको रुकना चाहिए। तो ये वाद विचारों का विरोधी है। जब दूसरा तार सप्तक निकलता है तो अजय जो है उस तार सप्तक की भूमिका में पता है क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि ये 7 जो कवि हैं ये किसी एक स्कूल के नहीं है, अर्थात किसी एक विचारधारा के नहीं है, ये अलग अलग विचारधाराओं के हैं और ये किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, ये किसी वाद से नहीं जुड़े हैं, ये तो जो है अभी तक राही हैं और अभी तक इन्होंने राहों को प्राप्त नहीं किया है, अपितु नवीन राहों का
अन्वेषी है, और इसलिए प्रयोगवाद का जो कवि है उसको हम कवि नहीं कह करके नवीन राहों का अन्वेषी कहते हैं। जो नए रास्ते हैं, नवीन राहों का अन्वेषी हम कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, नवीन राहों का अन्वेषी, ये अज्ञे जो है वो स्वयं इसको कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। हाँ, डीएसएसबी के लिए मार्गदर्शन करेंगे राहुल जी, पहले इसको बात कर लेते हैं फिर कर लेंगे, ठीक है ना? ओके, चलिएगा। तो ये प्रयोगवाद का एक सामान्य जो परिचय जो था मैंने आपके सामने रखा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लिखने से जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम जो है, देखिए साथियों, आज का जो व्याख्यान है उसमें पहले मैं बात करूंगा कि छायावाद जो है वो छायावाद से प्रयोगवाद किस प्रकार भिन्न है, छायावाद से प्रयोगवाद कैसे भिन्न है। फिर हम लोग बात करेंगे कि प्रगतिवाद जो है उससे प्रयोगवाद कैसे भिन्न है, प्रयोगवाद जो है वो कैसे भिन्न है। और फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट में आज मैं आपसे बात करूंगा प्रयोगवाद है क्या, प्रयोगवाद जो है वो है क्या, ये कैसी साहित्यिक धारा है। मैंने आपको कहा नए भावबोध, नए मूल्य, नया चिंतन, नए प्रतीक, नए काव्य रूप, ये सब जो है वो आपको प्रयोगवाद में देखने को मिलेंगे। और साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो आलोचक है, आलोचकों की दृष्टि में प्रयोगवाद क्या है, जो आलोचक हैं उनकी दृष्टि में ये जो प्रयोगवाद जो है वो क्या है, प्रयोगवाद जो है वो क्या है। चलिएगा, आइए मैं लिए चलता हूं। पहला हम बात करेंगे प्रयोगवाद का समय तो जो है मैं आपको बता चुका हूं 1943 से 1952 है, यह आपको ध्यान रखना है। साथियों, पहले हमें यह सीखना चाहिए कि छायावाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है। मित्रों, जब तक यह बात आप सभी साथी कान खोल के सुन लें, जब तक हम किसी विचारधारा के अंतःस्थल से नहीं जुड़ते, जब तक हम किसी विचारधारा के यथार्थ को नहीं समझ लेते, तब तक उस विचारधारा से हम परिचित नहीं हो जाते, तब तक उसे पढ़ना बिल्कुल निरर्थक है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि आज का जो व्याख्यान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं प्रयास करूंगा सरल ढंग से, सरस ढंग से, रोचक ढंग से आपके सामने इसको रख दूं। चलिएगा मित्रों, छायावाद जो है उसमें क्या है, अतिशय भावुकता है, और क्या है, रहस्यवाद की प्रधानता है। जबकि प्रयोगवाद जो है उसमें क्या है, आपसे कोई पूछे तो अति बौद्धिकता है और अति यथार्थवाद है। यहां पर सबसे बड़ी इसका दोष ही ये है, जो प्रयोगवाद जो है ना उसकी कविता पर बहुत सारे आक्षेप लगे, उसके बारे में मैं आगे व्याख्यानों में आपसे बात करूंगा। हमारे आलोचकों ने प्रयोगवाद पर बहुत सारे आक्षेप दिए, कविता पर आक्षेप दिए, प्रयोगवाद जिस भाव भूमि पर खड़ा था उस पर आक्षेप दिए, कविता का जो मूल्य है उस पर आक्षेप दिए। लेकिन उन आक्षेपों में दो महत्वपूर्ण आक्षेप प्रयोगवाद पर लगते हैं। प्रयोगवाद पर दो बड़े महत्वपूर्ण आक्षेप लगते हैं। एक पहला आक्षेप तो यह है कि इसमें समाज की उपेक्षा है, यानी समाज कल्याण जो है इसकी इसमें उपेक्षा है। किसमें? प्रयोगवाद में। और साथियों, आप लोग ये जानेंगे कि ये समाज कल्याण का जो अभाव था, इस प्रकार की जो भावनाएं जो प्रयोगवाद में हमें देखने को नहीं मिलती है, यही प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना जाता है, और यही प्रयोगवाद जो है इसका पतन का कारण भी माना जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है आक्षेप इस पर लगता है, अति बौद्धिकता। ये जो कवि है ना, ये बौद्धिकता, ऐसी बौद्धिकता में पगे हुए थे कि इनको सामान्य मनुष्य दिखाई नहीं देता था, अति बौद्धिकता इनमें थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, छायावाद में जहां पर हमें अतिशय भावुकता देखने को मिलती है, रहस्यवाद देखने को मिलता है, जहां पर हमें रागात्मकता देखने को मिलती है, इस शब्द को ध्यान से सुनो, जहां पर हमें रागात्मकता देखने को मिलती है। ये रागात्मकता क्या होती है प्रिय साथियों? देखिए, रागात्मक का मतलब है, कोई भी जब हम कविता पढ़ते हैं तो वो क्यों पढ़ते हैं? राग के लिए, प्रेम के लिए। और कविता का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि उसमें रागात्मकता होनी चाहिए। और प्रयोगवादी कविता में कहीं दूर दूर तक आपको रागात्मकता देखने को नहीं मिलती, वहां पर अति बौद्धिकता है और अति यथार्थवाद है। देखो, यथार्थवाद आपको जो है वो किस में मिलता है? प्रगतिवाद में भी मिलता है, लेकिन यहां पर यथार्थ से भी अति यथार्थवाद है। यदि मैं मेरी भाषा में कहूं तो वो नग्न यथार्थवाद है। यह भी ध्यान रखना, जिस प्रकार से छायावादी कविता में वैयक्तिकता देखने को मिलती है, निजी जीवन की अनुभूति वहां पर है, और प्रयोगवाद में भी जो है वैयक्तिकता है, लेकिन छायावाद की वैयक्तिकता से प्रयोगवाद की वैयक्तिकता कैसे अलग है? क्योंकि वहां पर अहम है,
स्व की बात हो रही है, केवल अहंकार की बात हो रही है, यह आपको ध्यान रखना है। छायावादी कवि जो है वो स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण को अपनाकर काव्य सर्जना में प्रवृत्त हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण को अपनाकर काव्य सर्जना में प्रवृत्त हुआ है, जबकि प्रयोगवादी जो कवि है वो मनोविश्लेषणवादी दृष्टि से अनुप्राणित है। यह आपको ध्यान रखना है। मित्रों, तीसरी जो है छायावाद और प्रयोगवाद में जब हम अंतर की बात कर रहे हैं, तो छायावादी कवि जो है वो अमूर्त कल्पना का चित्रण कर रहा है, मानी ऐसी जो मन के भाव हैं, जो मन के सूक्ष्म भाव है, जिसका हम चित्र नहीं बना सकते, अमूर्त कल्पनाओं की बात कर रहा है कौन? छायावाद का कवि। लेकिन प्रयोगवादी कवि जो है वो यथार्थवादी भावों का ग्राहक है और अति यथार्थवादी भावों का जो है ग्राहक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो विशेष बातें हैं। इसी प्रकार से छायावाद में हमें लाक्षणिकता और ध्वन्यात्मकता देखने को मिलती है, जबकि प्रयोगवाद में शैलीगत नवीन प्रयोग। यदि कोई आपसे कोई पूछ लेना कि प्रयोगवाद को एक शब्द में आप व्याख्या करो, तो आपको यह शब्द याद रखना है, शैलीगत नवीन प्रयोग। चाहे वो नए भावबोध हो, चाहे वो नवीन प्रतीकों की बात हो, प्रतीक भी नए हैं, दीप है, नदी है, इस प्रकार के प्रतीक है। चाहे नवीन प्रतीकों की बात हो, चाहे नवीन काव्य रूपों की बात हो, नवीन काव्य रूप जो हैं उनकी बात हो। यह ध्यान रखना, यहां पर दो काव्य रूप देखने को मिलता है। क्या? एक तो यहां पर प्रयोगवाद में प्रबंधात्मकता बिल्कुल नहीं है। हेलो, प्रयोगवाद में प्रबंधात्मकता नहीं है, मुक्तक काव्यों की सर्जना हुई है। और दूसरी लंबी कविता असाध्य वीणा आप सब लोगों ने सुनी है। तो चाहे नवीन भावबोध हो, नवीन प्रत्येक हो, नवीन काव्य रूप हो, या नवीन बिंब हो, जहां पर हर काव्य सर्जना के प्रत्येक क्षेत्र में शैलीगत नवीन प्रयोग जो किए गए, उसी को हम प्रयोगवाद कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। एवं नवीन प्रतीकों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो पहले आपने यह समझा कि छायावाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है। आइएगा, प्रयोगवाद का बिल्कुल छोटा भाई, बिल्कुल साथी जो सटा हुआ है, वो है प्रगतिवाद। अब ये प्रगतिवाद से प्रयोगवाद कैसे अलग है, सुनो प्रिय मित्रों। प्रगतिवाद जो है मार्क्सवाद और साम्यवाद से प्रभावित है, और प्रयोगवाद जो है वो फ्राइड के मनोविश्लेषण से प्रभावित है। हालांकि इलियट का निर्वैयक्तिकता सिद्धांत भी यहां पर है, एडलर, युंग इत्यादि जो मनोविश्लेषणवादी आचार्य जो हुए हैं, उनका भी प्रभाव इस काव्यधारा में हमें देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, प्रगतिवाद मार्क्सवाद और साम्यवाद से प्रभावित है, जबकि प्रयोगवाद जो है वो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। प्रगतिवाद में केवल मार्क्सवादी विचारधारा पर ही बल दिया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यही सबसे बड़ी आलोचना थी प्रगतिवाद की। लेकिन साथियों, जबकि प्रयोगवाद में किसी भी विचारधारा की अपेक्षा अनुभव को महत्व दिया गया है। आपसे राइट रॉन्ग स्टेटमेंट में ये बातें पूछी जा सकती है। भले प्रयोगवाद जो है वो फ्राइड के मनोविश्लेषण पर आधारित है, लेकिन वैसे आधारित नहीं है जैसे प्रगतिवाद पूर्णतः मार्क्स की विचारधारा का अनुवर्तन करता है। हां, सिगमंड फ्राइड वही मनोविज्ञान वाले। तो यहां पर यह आपको ध्यान रखना है कि प्रगतिवाद का सबसे बड़ा दोष यह था कि प्रगतिवाद जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा पर बल देता है केवल और केवल, और यही कारण था कि उसमें यांत्रिकता आ गई। जबकि प्रयोगवाद जो है वो किसी विचारधारा की अपेक्षा जो है अनुभव को महत्व देता है। और अनुभव कैसा? वैयक्तिक अनुभव, ये जैसा महसूस करते हैं। ये समाज की कविता नहीं है। प्रयोगवादी जो कविता है वो समाज की कविता है ही नहीं, ये वैयक्तिक कविता है, जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो उसने भोगे हैं। प्रयोगवादी कवि जिनको हम कह रहे हैं, उन्होंने जो भोगे हैं वही उसमें कविता में लिख रहे हैं। मित्रों, प्रगतिवाद किसको महत्व देता है? समाज को। व्यक्ति स्वतंत्रता को वो महत्व नहीं देता प्रगतिवाद, जबकि प्रयोगवाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रयोगवाद में बेहद मूल्यवती है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, प्रगतिवाद जो है वो यांत्रिकता से बंधा हुआ एक तरह से काव्य आंदोलन है। यांत्रिकता कैसे? क्योंकि केवल और केवल कविता का विषय एक ही हो गया था, वंचित, दलित, शोषित वर्ग की भावनाओं का अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति करना। लेकिन प्रयोगवाद जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विचारधारा तो स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही यांत्रिकता का वो विरोध करता है। यांत्रिकता जो है वो प्रयोगवाद में हमें देखने को नहीं मिलेगी। साथियों, प्रगतिवाद में शोषित वर्ग,
निम्न वर्ग को केंद्र में रख करके कविता रची गई। जैसा कि हम जानते हैं जो शोषित वर्ग हैं, जो निम्न वर्ग हैं, उनका जो पीड़ा बोध है उसको कविता में प्रकट करता है प्रगतिवादी कवि, जबकि प्रयोगवादी स्वयं के द्वारा अनुभूत किए गए यथार्थ जीवन का चित्रण अपनी कविताओं में करते हैं। यह एक बड़ा अंतर है। प्रगतिवाद की विषय वस्तु के केंद्र में कौन है? गांव है, ढाणी है, ग्रामीण समाज है, जबकि प्रयोगवाद जो है वो शहरी जीवन का काव्य है। ये बातें सीधी सीधी आपसे पूछी जाती है। यदि आपको ठीक ढंग से इनको याद कर लोगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको ये कहा था कि प्रिय मित्रों, साहित्य एक फिल्म है जो कि 3 घंटे की नहीं होकर के 300-400 घंटे की होती है। इसको एक फिल्म के रूप में याद करो कि भाई प्रगतिवाद जो था उसकी कविता जो थी उसके केंद्र में क्या था? गांव ढाणी था, सामान्य व्यक्ति था। सामान्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा यहां पर की गई है, सामान्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा है प्रगतिवाद में, और गांव और ग्रामीण समाज जो है उसका केंद्र बिंदु है, जबकि प्रयोगवाद जो है वो शहरी जीवन को लेकर के चलता है। प्रिय मित्रों, प्रगतिवादी कविता जो है उसमें विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया गया है और विषय वस्तु वही दलित शोषित, जबकि प्रयोगवाद में कलात्मकता को अधिक महत्व दिया गया है। हालांकि यह भी बात सत्य है कि प्रयोगवाद में जो अति बौद्धिकता हमें देखने को मिलती है, जो घोर वैयक्तिकता देखने को मिलती है, जो अति यथार्थवाद देखने को मिलता है, जो शैलीगत नवीन प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जिसमें रागात्मकता का अभाव है, और इस कारण प्रयोगवाद की जो कविता है वो अरोचक हो गई थी और नीरस हो गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी प्रयोगवाद का जो कवि है वो कलात्मकता को महत्व देता है, यह आपको समझना है। प्रगतिवाद में जीवन के यथार्थ का चित्रण है, जबकि प्रयोगवाद में बौद्धिकता की प्रधानता है। तो ये 8 अंतर जो है आपने सीख लिए। छायावाद और जो है उसमें प्रयोगवाद में अंतर, और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर। आइएगा मैं आपको लिए चलता हूं प्रयोगवाद की तरफ। प्रिय मित्रों, 1943 ईस्वी से शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि अज्जे का जो प्रथम तार सप्तक है, अज्जे का जो प्रथम तार सप्तक है, प्रथम तार सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष है। प्रथम तार सप्तक जो है का प्रकाशन वर्ष है। यह तार सप्तक क्या है, अगली क्लास में इसी पर एक व्याख्यान लूंगा, बहुत आनंदपूर्ण और बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगा। यह पहला तार सप्तक जो है उसका प्रकाशन कब हुआ था? बोलो 1943 में हुआ। और 1952 क्यों अंत मानते हैं? हालांकि कुछ लोग 1953 मानते हैं, लेकिन 1952 इसलिए क्योंकि जून 1951 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे ने इलाहाबाद रेडियो स्टेशन से नई कविता की घोषणा कर दी थी। यह आपको ध्यान रखना है। और यह भी एक तथ्य है, आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि इस प्रयोगवाद के अकेले जो है प्रवर्तक है सभी की मत में है, और वो है अज्जे जी। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र एक नेतृत्व कर रहे थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी नेतृत्व कर रहे थे, वैसे ही प्रयोगवादी जो कवि जो था उस कालखंड का, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अज्जे जी कर रहे थे। लेकिन अज्जे जो है वो स्वयं इसके लिए प्रयोगवाद शब्द को के पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं कि हम कोई वादी नहीं है, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, और हम वादी है ही नहीं। हम किसी वाद में बंद करके रहना नहीं चाहते, और यदि हमें आप प्रयोगवादी कहोगे तो ये इतना ही जो है निरर्थक या सार्थक है जैसे हमें कोई कवितावादी कह दे। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1943 में तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। 1952 जो है उसमें ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से नई कविता की घोषणा अज्जे साहब ने कर दी थी। उसके मध्य जो है वो एक तो अज्जेय, जिसको आप अज्ञे बोलते हो, अज्जेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा काव्य रचना के क्षेत्र में देखो भाषा, भाव, शैली, प्रतीक, विधान एवं काव्य रूपों में जो नवीन प्रयोग किए गए, महत्वपूर्ण बात करोगे, जो नवीन प्रयोग किए गए उसे ही हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। एक बार ये बात समझ में आ गई है कि प्रयोगवाद क्या है, तो एक बार थम्स अप कीजिए सभी साथी, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 1943 से लेकर के, मेरे साथ बोलोगे, 1943 से लेकर के 1952 ईस्वी के मध्य सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे एवं उनके जो समर्थक मंडली जो कवि थे, जो तार सप्तकों के जो कवि थे, उन कवियों के द्वारा काव्य सर्जना के क्षेत्र में जो नए भाव, नई भाषा, नई शैली, नए प्रतीक विधान, नए काव्य रूप के साथ में जो नवीन प्रयोग जो किए हैं हिंदी साहित्य में, हम उसे ही
प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिएगा साथियों, प्रयोगवाद कविता की एक नूतन शैली विशेष है। क्या है बोलो? प्रयोगवाद कविता की एक नूतन शैली विशेष है जो कवि द्वारा अनुभूत सत्य को पाठक तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रयोगों को आत्मसात करती हैं। देखो, जो कवि द्वारा अनुभूत सत्य, सबसे बड़ी बात यह है, ये वैयक्तिकता क्यों है? क्योंकि कवि जो अनुभूत कर रहा है उसी का वर्णन वो अपनी रचना में कर रहा है, और इसलिए कवि द्वारा अनुभूत सत्य को जो पाठक है, अरे लिखता कौन है? कवि। और किसके लिए? पाठक के लिए। तो कवि जो है वो यहां से जो विचार है वो तो इसके स्वयं के है, मानी कि स्वयं द्वारा अनुभूत है, स्वयं द्वारा अनुभूत है। आगे चलकर के हम बड़ी महत्वपूर्ण बातें आएगी, रोमांचित करने वाली बातें आएगी। स्वयं द्वारा अनुभूत है। कवि के जो स्वयं द्वारा अनुभूत जो विचार है उसको वो कहां तक पहुंचाना चाहता है? पाठक तक पहुंचाना चाहता है। और ये जो पाठक तक पहुंचाने के लिए वो यहां कवि जो है पाठक तक इन विचारों को पहुंचाने के लिए क्या कर रहा है? एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग कर रहा है, और नवीन नवीन प्रयोगों को जो आत्मसात करती है। प्रयोगवादी कविता में व्यक्ति सत्य, यहां पर समाज सत्य नहीं है। कौन सत्य है बोलो? व्यक्ति सत्य है, बौद्धिकता है, और युग के अनुरूप अभिव्यक्ति के लिए नवीन माध्यमों की तलाश की गई है। और इसीलिए आदरणीय अज्जे साहब ये कहते हैं कि मेरे जो कवि है वो किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, वो राही हैं। उन्होंने किसी राह को प्राप्त नहीं कर लिया है, अपितु वो तो नवीन राहों के अन्वेषी हैं, जो अपनी बात है वो पाठक तक पहुंचाने के लिए वो नई भाषा शैली को और कविता की जो भाषा है उसको जन भाषा से जोड़ने का एक आंदोलन ये है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा मित्रों, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम इन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया। देखो, ये बात कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे ऐसे ही पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम इन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भावबोधों, नई संवेदनाओं और उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कार, अर्थात शिल्पगत चमत्कार क्या होता है? ये भाव, भाषा शैली, ये सब चमत्कार को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन जगत में जो कविताएं आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती रही उसे हम प्रयोगवाद कहते हैं। ये परिभाषा देते हैं डॉक्टर नगेंद्र। मित्रों, हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन जो है वो ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर, ये एक आंदोलन था। ये इसको हम पत्रिका भी बोल सकते हैं, ये एक आंदोलन भी बोल सकते हैं, पुस्तक भी बोल सकते हैं। तो हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन जो है वो ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के फलस्वरूप माना जाता है। 1932 ईस्वी में क्या हुआ था? एक तो था स्टेफन स्पेंडर, एक था आपके जो है वो आर्डेन, और एक था एम्पसन, और एक दूसरा था लेहमैन। ये 4 लोग थे। इन चारों लोगों ने मिलकर के एक संयुक्त काव्य संकलन निकाला था जिसको हम कहते हैं न्यू सिग्नेचर। एक तरह से नया एक्सपेरिमेंट था। ये जो ब्रिटेन का जो न्यू सिग्नेचर था, याद रखना, यही प्रयोगवादी साहित्य के बीजारोपण की आधारशिला बनती है। और इसके अंदर ये जो आर्डेन जो है ये अज्जे के मित्र माने जाते हैं। अज्जे जब जो है अब अपनी शिक्षा के लिए वहां पर गए, ब्रिटेन जब गए, तो वहीं से ये विचारधारा वो लेकर के आते हैं और इसको लाकर के भारत में इसका जो है बीजारोपण ये कर देते हैं। तो इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, इस काव्यधारा के लिए अज्जे ने प्रयोगवाद शब्द को स्वीकार नहीं किया। देखो, प्रयोगवाद शब्द को स्वीकार नहीं किया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या स्वीकार किया? उन्होंने कहा कि या तो हमें प्रगतिशील बोल दो। क्या बोल दो? हम प्रयोगवाद नहीं है, हम वाद में विश्वास नहीं करते, हम तो वाद के विरोधी हैं, हम तो धाराओं के प्रतिकूल बहने वाले हैं, हम किसी वाद में नहीं, हमें प्रयोगशील आप कह सकते हैं। और या नहीं कहो तो दूसरा नाम उन्होंने दिया था नई कविता। क्या दिया था? नई कविता। देखो, नई शब्द तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन नई कविता ऐसे ही लिखा गया है, इसलिए अपन इसी का आचरण करेंगे। साथियों, दूसरे तार सप्तक कब आया बताओ? 1951। पहला कब? 43। दूसरा कब? 1951। तीसरा कब? 1959। चौथा कब? 1979। ये 4 तार सप्तक थे। तो दूसरा जो तार सप्तक है उसकी भूमिका में वो क्या लिखते हैं? प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है। पूछा जा सकता है किसका कथन है? अज्जे का है। हम वादी नहीं रहे हैं, नहीं हैं,
न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि हमारा जो प्रयोग है ना, हमारे लिए प्रयोग जो है ना वो साध्य नहीं है। प्रयोग क्या नहीं है? साध्य नहीं है। क्या नहीं है? साध्य नहीं है। तो क्या है? साधन है। और वो साधन भी दूहरा साधन है। कैसे दूहरा साधन है आगे बात करूंगा। लेकिन एक विचारधारा आई थी जिसको हम बोलते हैं प्रपद्यवाद, और प्रपद्यवाद का ही दूसरा नाम जो है वो नकेनवाद है। क्या नाम है? बोलो। नकेनवाद। आप लोग बताओगे ये नकेनवाद क्या है? बताइएगा, नकेनवाद क्या है? पहले सप्तक तो आपने 1941 से 1952 बताया, पता नहीं कहां कौन सी बात कर रहे हैं। चलिएगा, बताइएगा नकेनवाद क्या है। साथियों, ये नकेनवाद जो है इसमें 3 लोग हैं। एक तो है नरेश मेहता, ये क्यों कह रहा हूं, कोई कारण है। एक है केसरी कुमार, और एक है नलिन विलोचन शर्मा। ये 3 लोग जो हैं इसको प्रपद्यवाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रपद्यवाद। अब यहां पर बात यह आती है कि यह आपको समझना होगा कि प्रयोग जो है, प्रयोगवाद में प्रयोग को साध्य नहीं मान करके साधन माना गया है, जबकि नकेनवाद में प्रयोग जो है, यह प्रश्न बहुत बार आता है, प्रयोग को साध्य माना जाता है। यही अंतर है। साध्य माना जाता है, साधन नहीं। साध्य माना जाता है, साधन नहीं। अब ये साध्य और साधन क्या है ये तो आप सब जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, अजय स्वयं कहते हैं कि न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। हमारे लिए ये प्रयोग जो है, हाँ, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, बिल्कुल सही है। चलिएगा, तो प्रिय मित्रों, प्रयोगवादी जो कवि है वो प्रयोग को साध्य नहीं मानता, साधन मानता है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं। अतः हमें प्रयोगवादी कहना इतना ही सार्थक या निरर्थक है जैसे हमें कोई कवितावादी कह दे। अब क्या कोई कवितावाद हो सकता है क्या? जैसे कवितावाद नहीं हो सकता वैसे ही प्रयोगवाद नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को हम प्रयोगवाद का समर्थक मानते हैं, प्रवर्तक मानते हैं, उसकी नजर में भी वह प्रयोगवाद नहीं है, वो जो है प्रयोगशील है। क्या है वो? प्रयोगशील। अरे मैंने प्रगतिशील लिख दिया था, माफ करें, वो प्रयोगशील है, माफ करें। अज्य जो है वो प्रयोगवाद के स्थान पर प्रयोगशील या नई कविता शब्द का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बताया नहीं किसी ने। चलिएगा, अब साथियों कुछ तथ्य। मित्रों, डॉक्टर नामवर सिंह जिन्होंने चौथे तार सप्तक का संपादन किया, डॉक्टर नगेंद्र जो हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक माने जाते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल के बाद में, हजारी प्रसाद के बाद में उन्हीं का नाम है, और नलिन विलोचन शर्मा और एक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। ये 4 लोग याद रखना। नामवर सिंह 5 लोग हैं, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। इन 5 आलोचकों ने प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न माना है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये जो 5 लोग हैं, इन 5 लोगों ने यह कहा कि यह प्रयोगवाद जो है वो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में आया है। प्रगतिवाद की जो भावधारा जो थी उसकी प्रतिक्रिया में यह एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे हमें प्रयोगवाद कहना चाहिए। ये 5 लोग हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जो है वो प्रयोगवाद का मूल आधार किसको मानते हैं? वैयक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को मानते हैं। अब यहां पर देखो, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या यह बिल्कुल साफ प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसने प्रयोगवाद का मूल आधार वैयक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। यह आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों के लिए, प्रयोगवाद और नई कविता इन दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है अति यथार्थवादी, जो कि प्रयोगवाद की विशेषता भी है। नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है प्रयोगवाद को कविता का भंजक कहा। और सबसे बड़ी बात यह बता दूं मैं आपको कि 1944 में ही नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं एक निबंध लिखा था और जिसमें प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। छायावाद का किसने प्रयोग किया? बताइएगा।
छायावाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया बताओ? छायावाद का किसने किया बताओ? और प्रगतिवाद का किसने किया बताओ? प्रगतिवाद का किसने प्रयोग किया? कमेंट कीजिएगा। और प्रयोगवाद को मैं बता रहा हूं कि ये अपने नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी जो है उन्होंने ही इस काव्यधारा के लिए, मुकुटधर ने किया, बिल्कुल सही है। और हां, मुकुटधर पांडे ने छायावाद का सबसे पहले प्रयोग किया था, दूसरे भी बताए थे मैंने। और प्रगतिवाद का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने किया ये भी बताइएगा, उससे पहले वो प्रगतिशील था। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो है उन्होंने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया, ये ध्यान रखना है। लेकिन इन्होंने ये जो प्रयोगवाद जो है इसके ये आलोचक भी थे, और वो कविता का भंजक कहते हैं कि मुक्तिबोध, बिल्कुल जो है प्रगतिवाद, सुमन कुमारी बिल्कुल सही है। चलो साथियों, नंद दुलारे वाजपेयी जो है वो प्रयोगवाद को कविता का भंजक कहते हैं, मानी कविता को समाप्त करने वाला, कविता का भंजक इसको ये कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आपको ध्यान रखना है, आगे हम कुछ बात करेंगे कि प्रयोगवाद जो है उसके मूल आधार कौन कौन से हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद का आधार नवीन कल्पना को कौन मानता है? तो नवीन कल्पना जो है वो न से याद रख लो, नलिन विलोचन शर्मा जो है वो कहते हैं कि नवीन कल्पना ही प्रयोगवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, पढ़ चुके हैं, कि वैयक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद का चित्रण जहां पर हुआ है वही प्रयोगवाद है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि नवीन भाव एवं भाषा शैली ही प्रयोगवाद है। और मुक्तिबोध कहते हैं कि अति बौद्धिकता ही प्रयोगवाद है। और अज्जे स्वयं कहते हैं कि सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति जो नवीन दृष्टिकोण है उसी को हमें प्रयोगवाद कहना चाहिए। हालांकि वो तो प्रयोगवाद के पक्षधर नहीं है, प्रयोगशील कहना पसंद करते हैं। लेकिन ये 5 चीजें याद रखना। नलिन विलोचन शर्मा प्रयोगवाद का मूल आधार मानते हैं नवीन कल्पना को। डॉक्टर बच्चन सिंह वैयक्तिकता एवं मनोविश्लेषण को मानते हैं। इन चीजों को याद कर लेना। नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वो प्रयोगवाद का आधार नवीन भाव एवं भाषा शैली को मानते हैं। मुक्तिबोध जो हैं वो अति बौद्धिकता को मानते हैं, जबकि स्वयं अज्जे जो है वो प्रयोगवाद का मूल आधार जो है सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति जो नवीन दृष्टिकोण है उसको वो मानते हैं। प्रिय मित्रों, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद पर साधारणीकरण का आक्षेप लगाया। यह ध्यान रखना है, साधारणीकरण का आक्षेप किसने लगाया था? यह साधारणीकरण क्या है आप सब जानते हैं, इसके विषय में अभी हम बात नहीं करेंगे, जब मैं पढ़ा चुका हूं साधारणीकरण बहुत अच्छे से। तो आपसे कोई पूछ ले कि प्रयोगवाद पर साधारणीकरण का आक्षेप लगाने वाला कौन था, कि नंद दुलारे वाजपेयी था। और शिवदान सिंह चौहान ने प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण माना है। यह प्रश्न कई बार आता है। ये शिव सिंह चौहान जो हैं ये इसके प्रयोगवाद के प्रथम आलोचक भी माने जाते हैं, और ये पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण जो है वो प्रयोगवाद मानते हैं। प्रिय साथियों, आलोचकों की दृष्टि में प्रयोगवाद क्या है, आइएगा, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है ये, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहले हम बात करेंगे प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध, कौन सा निबंध था पूछा जा सकता है, प्रयोगवादी रचनाएं में किया था। और यह निबंध जो है 1944 है, ये 45 नहीं है, माफ करें, 1944 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और इस निबंध में नंद दुलारे वाजपेयी जो है वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि पिछले कुछ समय से हिंदी काव्य क्षेत्र में कुछ रचनाएं हो रही हैं, उन्हें किसी सुलभ शब्द के अभाव में प्रयोगवादी रचनाएं जो है वो कहा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। वो यही बात कह रहे हैं, पिछले कुछ समय से हिंदी काव्य क्षेत्र में कुछ रचनाएं हो रही है। कब कह रहे हैं वो? 1944 में, जिन्हें किसी सुलभ मानी अच्छे शब्द के अभाव में हम क्या कह सकते हैं, प्रयोगवादी रचनाएं हम कह सकते हैं। यह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, प्रश्न संख्या 257 पर बात लिखी गई है। यह प्रश्न हमेशा आता है कि किस आलोचक ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है, बेटे ठालू का धंधा कहा है, तो जो है नंद दुलारे वाजपेयी है। तीसरा कथन नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि उद्देश्यहीन प्रयोग, चाहे वे भाव, अर्थात कोई उद्देश्य नहीं है उसका, उद्देश्यहीन प्रयोग चाहे वे भाव, भाषा, शैली किसी भी स्तर पर हो, कविता से दूर जाकर उसको हमें क्या कहेंगे, प्रयोग ही तो कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हम कहते हैं ना, क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चीजें तो हो नहीं रही है, प्रयोग से प्रयोग। तो साथियों यूं कहूंगा कि नंद दुलारे वाजपेयी इस शब्द के पहले प्रयोगता थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि नंद दुलारे वाजपेयी की दृष्टि में प्रयोगवाद बैठे ठाले लोगों का धंधा है, और
उद्देश्यहीन जो है प्रयोग हो रहे हैं, चाहे वो भाव को लेकर के हो, भाषा को लेकर के हो, शैली को लेकर के हो, और इसे हमें और क्या कहेंगे, इसको हम प्रयोग ही कहेंगे कि प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए प्रयोगवाद ये शब्द जो है वो आपके सामने आ गया। मित्रों, अज्जे ने इस विचारधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध करते हुए नई कविता या प्रयोगशील शब्द का प्रयोग किया है। प्रयोगशील या नई कविता शब्द का प्रयोग किया है। अज्जे जो है उसके कुछ कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग करोगे, बहुत जो है आनंद के साथ इसको करोगे, चलेगा। अज्जे कहते हैं कि प्रयोग हमारे लिए साध्य नहीं है, पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण, अपितु दूहरा साधन है। देखो, इकहरा साधन नहीं मानते हैं, दूहरा। अब ये प्रश्न भी आ सकता है कि भाई ये तो आपने रट लिया कि अज्जे की नजर में प्रयोग साध्य नहीं है। साध्य का मतलब क्या है कि हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है, वो साधन है, ये भी सही है, लेकिन आगे आ जाए कि वो इकहरा साधन है। वो इकहरा साधन नहीं है, दोहरा साधन है। एक कैसा है, पहले तो यह है कि नवीन जीवन सत्यों को जानने समझने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। अज्जे स्वयं कह रहे हैं कि हम कविता के माध्यम से जो नवीन जीवन सत्य है उनको समझने जानने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरा नवीन भाषा शैली और नवीन उपमानों द्वारा उन्हें हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। और अज्जे ये भी कहते हैं ना कि जो है पुराने उपमान जो है वो मेले हो गए हैं, और इसलिए हमें नवीन उपमानों की आवश्यकता है। प्रयोगशील कविता में नए सत्यों का, ये ध्यान रखना, ये अज्जे कह रहे हैं प्रयोगशील कविता में नए सत्य हैं, नई यथार्थताएं हैं, उनका जीवित बोध भी है, उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी है, और उनको पाठक या सहृदय तक पहुंचाने यानी साधारणीकरण की शक्ति भी है। साधारणीकरण कहां होता है, कवि जो लिखता है, पाठक और कवि के बीच में जो अपने पराये का जो भेद है वो समाप्त हो जाए, ये साधारणीकरण कह रहे हैं। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी इसके जो है वो उसका साधारणीकरण का आक्षेप लगा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वो कहते हैं कि प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। किसने कहा प्रयोगशील? देखो, ये अज्जे का कथन है, क्योंकि प्रयोगवाद को तो वो स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि प्रयोगशील जो कवि है वो नए मोती खोजने वाले एक तरह से गोताखोर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर चौथा कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट। वो कहते हैं कि दावा केवल यही है कि ये सातों कवि, सातों कौन, एक तार सप्तक में 7 कवि थे, ये सातों कवि अन्वेषी हैं, अर्थात नई चीज को खोज रहे हैं। काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई जो है ये तार सप्तक के जो 7 कवि हैं ये समान विचारधारा के थे? बिल्कुल नहीं थे, ये अलग अलग विचारधारा के थे, बल्कि काव्य के प्रति एक अन्वेषी दृष्टिकोण सबका समान था। और यह समानता जो उन सातों में है वही समानता इनको एक सूत्र में बांधती है, बल्कि उनके न तो एकत्र होने का कारण ही यह है कि वे किसी स्कूल के नहीं है। स्कूल का मतलब क्या है, यहां पर किसी एक विचारधारा के वो नहीं है, अलग अलग विचारधारा के, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए भी नहीं है, वो अभी राही हैं। आगे कहते हैं राही भी नहीं वरन नवीन राहों के अन्वेषी हैं। ये दूसरे तार सप्तक की जो भूमिका जो थी उसमें इस बात को अज्जे स्पष्ट करते हैं। मित्रों, इस संग्रह में आए हुए, 5वीं बात अज्जे कह रहे हैं कि इस संग्रह में आए हुए सभी कवि ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं। कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, ये किसने कहा है? अज्जे ने कहा है। जो ये दावा नहीं करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है, केवल अन्वेषी ही अपने आप को मानते हैं। बार बार अन्वेषी शब्द का प्रयोग किया अज्जे ने, ध्यान रखना। तार सप्तक के कवि, छठी बात अज्जे की, तार सप्तक के कवि अपनी शर्तों पर अपने स्वयं के सत्य की खोज करने के लिए प्रवृत्त हैं। तो ये 6 कथन याद रखने हैं, इसके बाहर आएगा तो जिम्मेदारी मेरी है। मित्रों, सबसे पहले हमने बात करी कि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी शब्द का प्रयोग किया, और कब किया? 1944 में किया। और जो है वो ये कहते हैं कि हिंदी में आजकल जो है कुछ नई काव्य रचनाएं हो रही है, उसको हमें प्रयोगवाद कहना चाहिए। नंद दुलारे वाजपेयी ये भी कहते हैं कि ये बेटठाले लोगों का धंधा है, वो ये भी कहते हैं कि उद्देश्यहीन प्रयोग है। ये 3 कथन उनके हैं। फिर हमने अज्जे की बात करी, अज्जे के ये जो है 6 कथन आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ध्यान रखना। अब हम डॉक्टर नगेंद्र की बात करेंगे। ये कथन आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये किसने कहा? कई बार यही कथन आता है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, किसने कहा? नगेंद्र ने। लेकिन कई बार यह भी पूछ लिया जाता है केवल अकेला कि प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है। 5 लोग थे जिन्होंने प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रयोगवाद का उद्भव माना है, उसमें नगेंद्र भी है। ओके,
दूसरी बात नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख अर्थात जो पतन की तरफ उन्मुख था, गिरावट की तरफ उन्मुख जो था, मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। और यह बात सत्य है कि जितने भी प्रयोगवादी जो कवि हम लोग देखेंगे वो सारे के सारे मध्यम वर्ग से जुड़े हुए हैं। प्रयोगवादी कवियों ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यम वर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। यह आपको ध्यान रखना है। साथियों, तीसरा कथन नगेंद्र का और भी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि एक गहन बौद्धिकता जो कि प्रयोगवाद की विशेषता थी, इन कवियों पर शीशे की परत की तरह जमती है। शीशे की परत की तरह गहन बौद्धिकता इन पर जमती है। छायावाद के रंगीन कल्पना वैभव, देखो छायावाद तो रंगीन था क्योंकि वहां पर अमूर्त के प्रति चिंतन था, सरसता थी, लाक्षणिकता थी। छायावाद के रंगीन कल्पना वैभव और सूक्ष्म तरल भावना और चिंतन के स्थान पर यहां पर क्या है, ठोस बौद्धिक तत्व जो है वो बोझिलापन लिए हुए हैं। अब क्यों, मैंने आपको बताया कि कविता तभी कविता हो सकती है जब उसमें रागात्मक तत्व हो। और इसी बात को नगेंद्र जी कह रहे हैं कि भैया यहां पर तो जो है ना, रंगीन कल्पना वैभव जो छायावाद का जो था, जहां सूक्ष्म तरल भावना जो थी, जो चिंतन जो था, उसके स्थान पर प्रयोगवाद में ठोस बौद्धिकता और तत्व का बोझिलापन यहां पर हमें देखने को मिलता है। ये कविताएं अनिवार्य रूप से नहीं, सिद्धांत रूप में भी दुरूह है। ये अनिवार्य रूप से नहीं, दुरूह मनी कठिन है। ये आपको ध्यान रखना है। चौथा कथन नगेंद्र का महत्वपूर्ण है। जहां पूर्ववर्ती कवि बौद्धिकता की अभिव्यक्ति रागात्मकता के माध्यम से करते थे। देखो, बौद्धिकता जो है वो काव्य में प्रकट होती है साथियों, लेकिन कैसे होती है? रागात्मकता के साथ, सरसता के साथ, जिसमें आनंद आता है पढ़ने में। ये कौन कह रहे हैं? नगेंद्र कह रहे हैं। जहां पूर्ववर्ती कवि कौन है? छायावाद है, प्रगतिवाद है। पूर्ववर्ती कवि बौद्धिकता की अभिव्यक्ति रागात्मकता के माध्यम से करते थे, वहीं किन्होंने प्रयोगवादियों ने रागात्मक तत्व के लिए बौद्धिकता को अपनाकर क्रम विपर्य अर्थात क्रम चेंज कर दिया। कैसे? यहां तो क्या हो रहा था, बौद्धिकता के लिए रागात्मकता हो रही थी पहले की कविता में। यहां पर क्या हो रहा है, रागात्मक तत्व के लिए बौद्धिकता हो रही है। ये क्रम विपर्य मानी क्रम को जो है बदल दिया। इन्होंने जो है एक उदाहरण प्रस्तुत किया है प्रयोगवादियों ने। यह नगेंद्र की धारणा है, पूछी जा सकती है। डॉक्टर देवराज का कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि पुरानी कविता रूढ़िग्रस्त और अरोचक हो उठी थी। देवराज ये कह रहे हैं कि जो पुरानी कविता अर्थात प्रगतिशील कविता जो है वो रूढ़िग्रस्त हो गई थी, अरोचक हो गई थी। दूसरे, काव्य भाषा को जन भाषा के निकट लाना था। ये जो काव्य की भाषा है ना, ये जनता भी समझ ले, जन भाषा के निकट लाना था। जैसे केशव की भाषा है, वो काव्य भाषा ही है, वो जन भाषा नहीं हो सकती क्योंकि उसको हर एक आदमी समझ नहीं सकता। दूसरे, काव्य भाषा को जन भाषा के निकट लाना था, अथवा काव्य में निबद्ध मानी काव्य में आई हुई अनुभूति को जन जीवन के संपर्क में लाना था। अतः बदलते हुए जीवन की नई संभावनाओं के उद्घाटन के लिए अथवा नए मूल्यों की प्रतिष्ठा और नवीन प्रयोग करने के लिए ही प्रयोगवाद का जन्म होता है। डॉक्टर देवराज का कथन है, 3 4 बार 5 बार पढ़िएगा। गणपति चंद्र गुप्त ने एक बहुत जो है बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है, देखिएगा क्या कही है। प्रयोगवादी कवि अपनी असामर्थ्य अर्थात अपनी जो क्षमता है उसका सामर्थ्य जो है उसको छिपाने के लिए पाठक से भी कहते हैं कि तुम्हें बुद्धि से काम लेना है। ये ध्यान रखो। देखो क्या कह रहे हैं गणपति चंद्र गुप्त जो है वो कहते हैं प्रयोगवादी कवि अपनी असामर्थ्य को छिपाने के लिए पाठक से भी बुद्धि को काम में लाने की बात कहता है, किंतु पाठकों के दिमाग को अपनी कविता के लिए अनफिट घोषित कर देता है। एक तरफ तो वो पाठक को कहता है कि बुद्धि लाओ, और फिर जो पाठकों का जो दिमाग है, क्योंकि ये अहमवादी थे। क्या थे ये? प्रयोगवादी जो कवि थे ना, ये अहंकार में डूबे थे, अहमवादी व्यक्तिनिष्ठता यहां पर थी। तो ये एक तरफ तो कहते हैं कि बुद्धि को काम में लाने की बात कहते हैं पाठक से, और फिर पाठकों के दिमाग को अपनी कविता के लिए वो अनफिट घोषित कर देते हैं और अपने अहम की डुगडुगी बजाते चलना वैसा ही है जैसा कि चीनी के स्थान पर नमक का बोरा लेकर बैठ जाना। चीनी चाहिए जिसको, और उसकी जगह यदि नमक का बोरा लेकर के बैठ जाए,
चीनी के स्थान पर नमक का बोरा लेकर बैठ जाना और फिर प्रत्येक ग्राहक से कहना कि तुम्हारी जिह्वा का स्वाद बिगड़ गया है, अतः किसी नई जिह्वा से इसे तुम्हें चखना चाहिए। वो खिला नमक ही रहा है और कह रहा है कि नहीं, तुझे मीठा लगना चाहिए। कितनी जो है बड़ी जबरदस्त आलोचना इस प्रयोगवादी कविता की जो है गणपति चंद्र गुप्त ने की है। दूसरा कथन गणपति चंद्र गुप्त का क्या है, सुनिएगा। वो कह रहे हैं 1943 ईस्वी में अज्जे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, अर्थात प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद कहा गया, उसको प्रपद्यवाद कहा गया, उसको नई कविता आदि प्रदान की गई है। यह भी जो है गुप्त जी ने ही कहा है, ध्यान रखना। साथियों, डॉक्टर नामवर सिंह जो कि चतुर्थ तार सप्तक के संपादन भी इन्होंने किया था, वो कहते हैं प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक, प्रयोगवाद जो है उसको कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति विचारधारा का वाहक इन्होंने माना है, जिसमें थोड़े थोड़े से अंतर के साथ अनेक ह्रास उन्मुखी, जो नगेंद्र कह रहे हैं वही बात कह रहे हैं, अनेक ह्रासोन्मुखी मध्यम वर्गीय मनोवृत्तियों और विचारधाराओं का समावेश हो गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद जो है उत्तर छायावाद की समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का ही बढ़ाव है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां पृष्ठ संख्या 94 पर यह बात इन्होंने लिखी है। मित्रों, डॉक्टर रामविलास शर्मा बड़े आलोचक है, ध्यान रखना। वो कहते हैं प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न, ये मैं आपको जो है परसों भी पढ़ा चुका हूं, युग से उत्पन्न जो अनास्था है, जो शंका है, जो घुटन है, जो कुंठा है, जो भग्नाशा है, वो भग्नाशा मानी जिसकी आशा टूट गई है, वो हमें दिखाई देती है। ये कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए सदैव व्याकुल रहते हैं। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, ये कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है, कौन कह रहे हैं? रामविलास शर्मा। और अज्जी क्या कह रहे हैं? नवीन राहों के अन्वेषी, नवीन राहों के अन्वेषी। ये कौन कह रहा है? अन्वेषी। ये तो अज्जी खुद कह रहे हैं, लेकिन ये तो अज्जी कह रहे हैं, लेकिन जो है रामविलास जी क्या कह रहे हैं? ये कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, डॉक्टर रामदरस मिश्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाएं क्या थी? ये राजनीतिक घटना भी इस प्रयोगवाद के पीछे हो रही थी। क्यों हो रहा था? क्योंकि व्यक्ति में निराशा की भावना आ गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का यह समय था। हम देखते हैं 41-42 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध की जो काली जो छाया थी वो पूरे जनमानस को, पूरे विश्व को डरा रही थी। व्यक्ति प्रधान हो रहा था, व्यक्ति भोगना चाहता था, भोग की तरफ। उसको लग रहा था ये संसार निरर्थक है, कभी भी मर जाएंगे। हिरोशिमा नागासाकी जो थी उसकी स्थिति आप लोगों ने देखी है, जानते हो। तो रामदरस मिश्र कहते हैं प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े संघर्ष, बड़े बड़े व्यक्तियों या समुदायों, बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण नहीं किया। उसने व्यक्ति के अंतः संघर्ष, क्षणों की अनुभूतियां, क्योंकि व्यक्ति जीना चाहता था, बस उसका एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके मैं जी लूं, बस क्षणों की अनुभूतियां और सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी संवेदनाएं और मन की विभिन्न स्थितियों को लेकर छोटी छोटी तीव्र प्रभावशाली कविताएं लिखी, फ्लैश दिए, अर्थात वो दुनिया के सामने लेके आए। रामदरस मिश्र ऐसी बात कहते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा की ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। लक्ष्मीकांत वर्मा ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कि प्रयोगवाद जो है वो जात से अजात की ओर बढ़ने वाली जागरूकता है। एक बार मेरे साथ सभी साथी बोलेंगे, क्या कहते हैं वो? बोलो। जो है जात से अजात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिकता है। चलिए बताइएगा, प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह किसने कहा? बताइए, सभी साथी कमेंट लिखिएगा। शैलीगत विद्रोह किसने कहा है? शैलीगत विद्रोह किसने कहा? सभी साथी बताइएगा, शैलीगत विद्रोह किसने कहा है? किसने कहा है कि प्रयोगवादी कवि जो है वो मोती खोजने वाले गोताखोर है? मोती खोजने वाले गोताखोर, मोती खोजने वाले गोताखोर। बताइए, आपके ज्ञान का टेस्ट कर रहा हूं। गोताखोर किसने कहा है? बताओ। ये तो कहा है अज्जे ने, और शैलीगत विद्रोह जो है वो नगेंद्र ने कहा है। और जात से अजात, अब देखो कैसी बात है प्रिय मित्रों, जात से अजात, अजात से जात की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन ये जात से अजात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता है। बिल्कुल, वेरी गुड, ग्रेट, सभी साथियों ने सही उत्तर दिया है। मित्रों, प्रयोगवाद एक और व्यक्ति अनुभूति को
व्यक्ति की जो अनुभूति जो थी ना, उसको समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है। मानी व्यक्ति जो है वो ये कहता है, देखो रामविलास शर्मा की एक बात मुझे याद आती है। रामविलास शर्मा ने यथास्मै रोचते तथेदम विश्वम परिवर्तयेत, ये जो निबंध जो लिखा था, विराम चिन्ह उनका जो निबंध संग्रह है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण निबंध मैंने आपको बताया था। उसमें एक बात का खंडन किया था, वो कौन सी बात थी बताओ, लिखो पहले फिर बताऊंगा। इसी से जुड़ी हुई है। प्रयोगवाद एक और व्यक्ति अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है। ये व्यक्ति की जो अनुभूति है ना, उसको वो जो है समष्टि की अनुभूति बनाना चाहता था। और दूसरी ओर वह रूढ़ि का विरोधी और अन्वेषण का, रूढ़ि का विरोधी है और अन्वेषण का समर्थक है। यह आपको ध्यान रखना है। साहित्य समाज का दर्पण है, इस बात को रामविलास शर्मा ने जो है अपने यथास्मै, बिल्कुल जो है वेरी गुड, बहुत बढ़िया अशोक गोयल, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इस बात का खंडन किया था। तो यहां पर क्या है ना, वो क्या कह रहे हैं, देखो प्रयोगवादी कवि क्या रहा है। प्रयोगवादी जो कवि है, उसकी कविता में जो केंद्र बिंदु है वो है व्यक्ति, वो समाज को केंद्र में नहीं रख रहा, और इसीलिए जो है वो व्यक्ति की अनुभूति जो है उसको समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग जो है करने का प्रयास कर रहा है। वो एक तरह से उल्टी बात कर रहा है वो। और दूसरी ओर रूढ़ि का विरोधी है, अन्वेषण का समर्थक है। केसरी कुमार नकेनवाद में आते हैं, प्रपद्यवाद। वो कहते हैं प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। ये पूछा जाता है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, किसने कहा? केसरी कुमार ने। रघुवीर साय कहते हैं कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, कलात्मक अनुभव जो है उसका क्षण है। कौन कह रहे हैं? रघुवीर साय। प्रिय मित्रों, गिरिजा कुमार क्या कह रहे हैं? गिरिजा कुमार माथुर जो है वो कह रहे हैं कि प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को भावानुकूल माध्यम देना। अब इस बात को मैं समझाऊंगा तब तो बहुत लंबी चीज हो जाएगी। गिरिजा कुमार माथुर कह रहे हैं कि प्रयोगों का लक्ष्य क्या है? व्यापक सामाजिक सत्य जो है उसमें जो खंड अनुभव हुआ, मानी समाज का जो सत्य है जो टूट गया है, जो खंड खंड में बिखर गया है, उस अनुभव को सबके साथ साधारणीकरण करने में कविता को भावानुकूल माध्यम प्रदान करना, जिसमें व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण संभव हो सके। ये बात जो है गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको ध्यान से रखना होगा। धर्मवीर भारती जो कि जो है आप जानते हैं ठंडा लोहा, और इसके माध्यम से बहुत अच्छी उन्होंने जो है प्रयोगवाद में बड़ा अच्छा स्थान इनका है। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। देखो ये तो अलग सी बात कर रहे हैं, आपको याद रह जाएगा। किसने कहा कि प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना पर के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है? इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं, सांस्कृतिक ढांचा। ये जो प्रश्न चिन्ह है ना, ये बौद्धिकता, क्योंकि प्रश्न चिन्ह कब लगाता है आदमी? भाई सामान्य व्यक्ति क्या करता है, मैं आपको जो कहूंगा वो मान लोगे, और जो अति बौद्धिकता को लेकर के जो जीवन जी रहा होगा वह हर चीज पे ऐसा क्यों? छोटे बच्चे को देखो, उसमें बौद्धिकता का आधान हो रहा होता है, वो हर बात में कहता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों? तो ये जो है ना प्रश्न चिन्ह जो है ना, उसी को बौद्धिकता मान रहे हैं धर्मवीर भारती। सांस्कृतिक ढांचा जो है वो चरमरा उठा है, क्योंकि युद्धों की विभीषिका थी, और ये प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र जो है वो ये है। प्रिय साथियों, देखो मैं जानता हूं कि इतने कथन मैंने आपको दिए, ये क्यों दिए? क्योंकि मैंने ये देखा है कि ये चाहे 4 कथन, एक प्रश्न पत्र में 4 कथन आते हैं, हां कॉलेज लेक्चर में तो जो है वो 20-20 आते हैं, लेकिन ये 4-5 जो कथन, 5-7 तो आते ही हैं, हर परीक्षा में आते हैं। और ये कथन जिसने कर लिया ना, वो हमेशा मैंने देखा है वो सफल होता है। और इसलिए ध्यान रखना इसको, अरे राम रे मर गए हम, ऐसे करके नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है ना, हम दिमाग को जो है ना वो बिल्कुल बांध लेते हैं, और राम ये क्या कथन, अब इसका आनंद लो, इसको आनंद। वाह धर्मवीर भारती जी क्या बात कर रहे हैं, गुड गुड, कि कविता में भावना है किंतु हर भावना के सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और ये प्रश्न चिन्ह जो है उसी को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। जब इस प्रकार की जब चीजें जब आप मन में वाह बोलते हुए पढ़ोगे तो आनंद आएगा, अन्यथा नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सर आपने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल लाइव पढ़ा दिया क्या? बिल्कुल पढ़ा दिया। हाँ, नेट पेपर का सॉल्यूशन जो है वो नेट पेपर मिला नहीं है रंजीत दान, वो क्योंकि ऑनलाइन था। यदि किसी को याद है तो वो आप मुझे भेजिएगा, मैं बिल्कुल जो है करा दूंगा। प्रिय मित्रों, सुमित्रा नंदन पंत प्रगतिवाद के प्रवर्तक और जो है छायावाद की जो वृहत रही है उसमें एक, और सुमित्रा नंदन पंत जो है वो छायावाद के क्या है? बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश में क्या है? लिख करके बताओ।
प्रयोगवादी काव्य जहां अपनी शैली तथा रूप विधान में अति वैयक्तिक हो जाता है, वहां अपनी भावना में जनवादी हो जाता है। यह नवीन काव्य प्रभाववादी भी हैं, ये नित्य नवीन प्रभावों की छायावादियों में चलता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने छायावाद को भी सामने ले लिया। विष्णु, ओके, तो महर्षि कौन है बताइएगा? बिल्कुल, ये तो पंत जो है वो विष्णु है, बिल्कुल सही है। निराला महर्षि है और वो जो है आपके क्या बोलते हैं उनको, जयशंकर प्रसाद जो हैं वो ब्रह्मा जी है। तो साथियों, आज हालांकि मैं प्रवृत्तियों की बात भी करने वाला था, लेकिन बहुत लंबा व्याख्यान हो जाएगा और मुझे लगता है कि ये भी इसमें अति बौद्धिकता नहीं आ जाए, सरसता बनी रहे, और इसलिए इस व्याख्यान को मैं यहां पर समाप्त करूंगा। कल का जो व्याख्यान होगा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जब तक हम किसी काल को, जिस प्रकार से प्रगतिवाद जो है, गुरुजी प्रणाम, मैं साहित्य की क्लास में पहली बार लाइव जुड़ा हूं। अनिल शर्मा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जो कुछ पढ़ाया, अर्थात ये शायद जो है 1-1.25 घंटे की जो व्याख्यान हुआ, इसमें आप पहले जहां पर थे उससे कुछ आगे आए हैं क्या? एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा मुझे कि हाँ, वास्तव में हमने कुछ नया सीखा है क्या। व्याकरण की क्लास जो है यूट्यूब पर जल्दी शुरू करूंगा, निश्चिंत रहिएगा। और कोई बात है तो बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रयोगवाद के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सर, मेरे सेकंड ग्रेड हिंदी में 80 क्वेश्चन सही है। सेकंड पे देखो मित्रों, आपका बेटा रेखा कागट, आप शायद ओबीसी में आते हैं, तो 160 नंबर आपके हिंदी में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको फर्स्ट पेपर की तरफ अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। दे देना प्रश्न तो, लेकिन मुझे लगता है हाँ, तैयारी कर लो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिसका 200 के आसपास जिसके नंबर है, 200 के आसपास जिसके नंबर है, 200 प्लस 210 तक, उन साथियों को तो करनी चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है। और चलिएगा, और मेरी सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।